दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपने पिता से मिलने आई बेटी और दामाद रात को अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने पिता के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी, जिन्हें सुनकर चुपके से उस कमरे के पास पहुँचे। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहां तो विनोद, आप मुझे साफ साफ बताइए कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपसे तो मैं कहते कहते थक जाऊं, लेकिन आप तो हमेशा ही बात को टालते रहते हैं। मुझे रोज रोज यह सब अच्छा नहीं लगता। अगर जाना है तो जाना है, अगर नहीं जाना है तो साफ साफ मना कर दीजिए। खामखा में मैं और बच्चे गांव जाने को इतना हौसते तो न रहें। यहाँ बच्चे रोज ही खुश होते रहते हैं कि हाँ हम इस हफ्ते, फिर बच्चे खुश होते रहते हैं कि हम गांव जाएंगे, नाना जी के पास जाएंगे, लेकिन तुम हो कि उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम बच्चों को मना क्यों नहीं कर देते? कम से कम वे बेचारे झूठी आस में तो नहीं रहेंगे। सृष्टि ने अपने पति विनोद से थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में कहा। तो विनोद बोला, अरे बाबा, तुम तो जानती हो मेरा काम ही ऐसा है। मुझे वकालत से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ कहूँ ना। मेरा ज़्यादा दिन रुकना कहाँ पॉसिबल होता है। और फिर केसेस कौन सा बता कर आते हैं। अगर ना आए तो हफ्ते हफ्ते भर नहीं आते, और अगर आए तो एक दिन में कई कई केसेस मिल जाते हैं। ऐसे में बच्चों को मना कैसे कर दूं? यार तुम तो जानती हो ना, अगर मैं उनसे मना करूंगा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा और बेचारे खामखा उदास हो जाएंगे। विनोद ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। तो सृष्टि बोली कि हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर उनका दिल टूट जाएगा तो टूट जाए। जब आप उनसे हर हफ्ते कह देते हो कि अगले हफ्ते चलेंगे और फिर अगले हफ्ते आप जाने के लिए मना कर देते हैं, कोई नया बहाना निकाल लेते हैं, आपको क्या लगता है तब आपके बच्चों का दिल नहीं टूटता? हर हफ्ते उनको दुख पहुंचाने से अच्छा है कि एक बार उनको मना करके छुट्टी कीजिए। ना ही तो मेरे बच्चे आपके पीछे पड़ेंगे और ना ही मैं। इस बार गुस्सा होती हुई सृष्टि बोली। तो विनोद ने प्यार से सृष्टि को समझाते हुए कहा कि मैडम, अब आप भी बच्चों की तरह गुस्सा करने लगेंगी। अरे भाई, हम बच्चों को तो तब समझाएंगे ना जब हमारी मैडम समझने का नाम लें। पर यहाँ तो हम आपको ही नहीं समझा पा रहे, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? इस पर सृष्टि विनोद से अभी भी नाराजगी जाहिर करती हुई बोली। तो क्या करें, आपने तो बिल्कुल हद कर दी। कितना समय हुआ हमें अपने गांव जाए। आप एक बार पापा के बारे में सोचिए तो सही। पापा कब से हमारे आने की राह देख रहे हैं। आपको पता है, पिछले 3 महीने से जब भी पापा कॉल करते रहते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा घर आ जा। तब से मैं उनसे यही कहती हूँ कि पापा अभी थोड़े बिजी हैं, हम अगले महीने आ जाएंगे। और ऐसे ही कहते कहते 3 महीने बीत चुके हैं और अभी भी मैं फिर से यही सब कह दूँ। आपको पता है ना कि पापा माँ से कितना प्यार करते थे। जब से माँ की मौत हुई है तब से पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आप यह चीज़ समझ नहीं रहे हैं। आप एक बार यही चीज़ मेरे ऊपर लेकर देखिए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो? इससे आगे की सृष्टि कुछ बोलती, विनोद ने उसे डांट कर चुप करा दिया और बोला, हद है, तुम भी ना बस पीछे पड़ जाती हो। ठीक है बाबा, ठीक है, इस हफ्ते हम गांव ज़रूर चलेंगे, चाहे कोई काम हो या ना हो। और अगर मेरे पास कोई केस आता भी है तब भी मैं उस केस को मना कर दूंगा, लेकिन अब की बार आप सब लोगों को गांव घुमाकर ज़रूर लाऊंगा। अगले दिन विनोद को पता चला कि कुछ रीजंस की वजह से कोर्ट 2-3 दिन के लिए बंद रहेगा। रजिस्टर्ड छुट्टियां थीं और आसपास के कई त्योहार पड़ रहे थे। इसकी वजह से वह बिल्कुल फ्री था। तो विनोद ने सृष्टि से कहा कि चलो आज ही अपना सामान पैक कर लो, हमें 1 घंटे में गांव के लिए निकल रहे हैं हम। फिर अच्छे से गांव में रहकर, तुम्हारा मन नहीं भरता ना गांव में रहने से,
इस बार 2-3 दिन आराम से रह कर आना। हमेशा यही शिकायत करती रहती हो कि मैं 2-4 घंटे में ही पापा से मिलवा कर वापस ले आता हूँ। इस बार खूब आराम से बैठकर पापा से बातचीत करना, उनके हालचाल पूछना, ठीक है? और इस बार तो मैं भी फ्री हूँ, तो इसी बहाने पापा जी से मिल लूँगा, उनसे बातचीत हो जाएगी। वैसे भी अब तो कई साल हुए उनसे बातें किए हुए। जब भी जाता हूँ इतनी जल्दबाजी में रहता हूँ कि बस उनको प्रणाम करने के बाद थोड़ी बहुत बात हो गई तो ठीक, वरना तो वह अपने काम में बिजी और हम अपने काम में। चलो तो बच्चों को कह दो कि वह जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर हम लोग 1 घंटे में आपके घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है मैडम? अब तो नाराज़ नहीं है ना? विनोद ने सृष्टि को छेड़ते हुए कहा। सृष्टि बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। आपके कपड़े मैं यहाँ पर निकाल कर रख देती हूँ। अब बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं बच्चों को रेडी करने के लिए कह कर आती हूँ। झटपट 15 मिनट में ही सृष्टि और उसके बच्चे भी रेडी हो गए और इधर उसका पति भी रेडी हो चुका था। खाना पीना खाकर घर से जो उन्हें अपने गांव लेकर जाना था, वह सब लेकर वे लोग निकल पड़े। जब वे लोग रास्ते में जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चे तो शुरू से ही अपने नाना नानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, क्योंकि सृष्टि की फैमिली के सभी लोग शहर में ही रहते थे। हालांकि सृष्टि के बच्चों को अपने दादा दादी से भी बहुत प्यार था, लेकिन क्योंकि उनके दादा दादी उनके साथ ही रहते थे और नाना नानी के यहाँ वे कभी कभी जाते थे, तो इसीलिए बच्चों को तो कहीं घूमने जाने की खुशी कुछ और ही होती है ना। तो इसीलिए वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके नाना नानी भी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन पिछले 1 साल से एक हादसे में उनकी नानी की मौत हो गई। जब से उनके नाना अकेले ही रह गए थे और सृष्टि अपने पापा से मिलने के लिए ही आना चाहती थी, क्योंकि जब से उसकी माँ की मौत हुई उसके बाद में वह केवल एक बार ही आई थी, वह भी मात्र कुछ घंटे के लिए ही। उसमें ना ही तो वह अपने पापा से बात कर पाई और ना ही सुकून से कुछ टाइम बैठ पाई, बस आना जाना ही संभव हुआ। और तब से वह अपने पापा के पास आ रही थी, तो इसीलिए सभी लोग बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे। अब आखिरकार 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद विनोद की गाड़ी सीधा अपने ससुराल में अपने ससुर जी के घर के आगे जाकर रुकी। विनोद के ससुर जी राम प्रसाद जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। वे अपने काम से काम रखते थे, लेकिन जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब से वह और ज़्यादा शांत हो गए। अब वह अधिकतर अपने ही घर में रहकर समय बिताया करते और लोगों से बहुत कम ही बातचीत किया करते थे। इस सब का कारण क्या था क्या नहीं, यह तो किसी को समझ नहीं आया। और फिर लोगों ने इसलिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे शुरू से ही लोगों से कम मतलब रखा करते थे। ऐसे में पत्नी की मौत के बाद उनका एकदम से चुप हो जाना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों ने सोचा कि शायद से इन्हें अपनी पत्नी के जाने का सदमा लगा है, इसके कारण यह व्यक्ति ऐसा हो गया है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, ना ही किसी को भी पता चला। कभी कभार गांव के बाहर खेतों की ओर वहां आकर अगर किसी से बोले तो ठीक, वरना तो जयराम जी की अपने आप में ही मगन थे, उन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन इस सब के बारे में उनकी बेटी और उनके नाती पोतों को नहीं पता था। इधर सृष्टि और उसके बच्चे जब अपने नाना के घर पहुँचे और गाड़ी से उतरते ही उन्होंने अपने घर पर इस बारे में अपने भैया भाभी को कुछ नहीं बताया था। दरअसल अचानक से आने का प्लान बना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी अपने भैया भाभी को वे सरप्राइज़ कर दें, और इसीलिए सृष्टि ने अपने भाई विक्रम को कॉल पर कुछ नहीं बताया और ना ही अपनी भाभी रूबी को।
सृष्टि ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी भाभी दरवाज़ा खोलने के लिए आई और उसने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन फिर अचानक ही खुद को संभालती हुई मुस्कुराने लगी और बोली, अरे दीदी, आप अचानक से यहाँ कैसे? मेरा मतलब है आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। तो सृष्टि बोली, अपनी भाभी के गले मिलती हुई बोली, अगर आपको बता देती तो आपके चेहरे पर यह वाले एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलते ना भाभी। बस इसीलिए नहीं बताया। बच्चे भी मामी मामी करते हुए रूबी के पैरों में लिपट गए। बच्चों को वह लाड़ लड़ाती हुई रूबी अपने पति को आवाज़ देती हुई बोली, सुनिए विक्रम, ज़रा बाहर तो आकर देखिए कि कौन आया है। दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। यह कहकर वह सबको अंदर लेकर गई और आखिरकार आज तो सृष्टि अपने घर पहुंच ही गई। वह अपने भाई के गले मिली और उससे पूछने लगी कि भैया, आपका काम कैसा चल रहा है? हालचाल पूछने के बाद उसने अपने भैया भाभी से पूछा कि भैया, पापा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तो सृष्टि की भाभी बोली, दीदी अभी आई हैं आप, बैठिए तो सही। पापा जी अभी अपने कमरे में सो रहे हैं, मैं जगा देती हूँ। सृष्टि बोली कि नहीं भाभी, आप मत जगाइए, बल्कि पापा को मैं ही जगाऊंगी ताकि मैं उन्हें भी आप ही की तरह सरप्राइज दे सकूं। आप रुकिए। यह कहती हुई वह उठकर चली गई, पर सृष्टि ने जाकर अपने पापा के कमरे में देखा तो उनका कमरा बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। उनके कमरे में कोई भी चीज़ नहीं थी, बस चार दीवारी के अंदर एक तखत के ऊपर वह लेटे हुए थे। अपने पापा का कमरा इस तरह का उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने अपने पापा को देखा तो हौले से वह उनका हाथ हिलाकर उन्हें जगाने लगी। जैसे ही उसने उनका हाथ हिलाया तो आंखें खोलते ही डरते हुए रामप्रसाद जी झट से उठकर बैठकर कोने की ओर खिसकते हुए अपने आप को समेटे हुए उससे डरने लगे और कहने लगे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस बात पर सृष्टि चौंक गई और वह अपने पापा से कहने लगी कि पापा, आप किससे डर रहे हैं और आप किससे क्या नहीं कहेंगे? साफ साफ बताइए मुझे कि क्या हुआ है और आप इतना डर किस बात से रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अगर कहा है तो मुझे बताइए। सृष्टि की आवाज़ सुनी, लेकिन अभी भी कमरे में कुछ अंधेरा था, तो वह उससे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सृष्टि ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, वैसे ही उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ फैलाकर उसे बुलाने लगे। तू आ गई मेरी बच्ची, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा, अगर तू नहीं आती तो पता नहीं कल को तू मुझे देख भी पाती या नहीं। अपने पापा की यह बात सुनकर सृष्टि आई और बोली, क्यों पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और इस बात का आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं मानती हूँ, लेकिन दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं होता। और फिर पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम यहाँ भैया भाभी तो हैं आपको संभालने के लिए, और इन दोनों की वजह से ही मैं इतना निश्चिंत रह पाती हूँ कि कम से कम भैया भाभी आपका ख्याल रख लेंगे, तो मैं इनके कारण बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। वरना तो बस यही सोचती रहती थी कि माँ के बिना पापा कैसे रहेंगे। लेकिन आप, इन दोनों ने बहुत अच्छे से संभाला है आपको, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन पापा, इससे पहले कि वह कुछ बोलते, इसके भैया और भाभी वहाँ पर आ गए, जिससे बोलते बोलते रामप्रसाद जी चुप हो गए और बोले कि बेटा, तू बच्चों को साथ नहीं लाई? कि तभी बच्चे भी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और नाना नाना करते हुए उनके बेड पर चढ़कर उनसे लिपट गए। बच्चों के आने से रामप्रसाद जी बहुत खुश हुए और वह अपने बच्चों से बहुत देर तक ऐसे ही बात करते रहे। इससे विक्रम और रूबी दोनों कहने लगे कि चलो सृष्टि दीदी, पहले बाहर चलकर नाश्ता कर लो, फिर आकर पापा से बात कर लेना।
विनोद जी, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। लेकिन सृष्टि ने कहा कि भैया, आप नाश्ता यहीं ला दीजिए। मैं तो यहीं बैठकर पापा से बात करते करते चाय पी लूँगी। मुझे और कुछ नहीं खाना है। फिलहाल बिल्कुल मन नहीं है। तब रूबी गई और जाकर अपनी ननद के लिए चाय बना लाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सच में सृष्टि भी यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी भाभी उसके पापा का कितना ख्याल रखती है। रूबी ने भी चाय बना दी, लेकिन क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ थी, इसीलिए रूबी उनके लिए फ्री सी ही चाय लेकर आई। यह सब देखकर तो सृष्टि बहुत खुश हो रही थी और अपने पापा से हर बात पर कह रही थी कि पापा, हमने कोई ज़रूर अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में, जो हमें इतनी प्यारी भाभी मिली है। और अपने पापा से भी वे बातें कर रही थी। रूबी और विक्रम भी वहीं बैठे हुए थे। सृष्टि और उसका परिवार भी बातें करते करते अब उन्हें बहुत रात हो गई। तब रूबी ने उन्हें खाना भी वहीं दे दिया और अब रूबी ने सृष्टि से कहा कि दीदी, बहुत लेट हो गया है। अब आपको तो नींद नहीं आ रही है। आपको तो अपने पापा जी से जो बातें करनी हैं, लेकिन कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोच लो। बेचारे कितने थके हुए हैं। देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे बैठे सो जाएंगे। अब आप चलिए और बच्चों को लेकर आराम से कमरे में सो जाइए, ठीक है? तो सृष्टि ने कहा कि ठीक है पापा, अब हम कल सुबह बात करते हैं। अब मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। इतना कहकर सृष्टि अपने कमरे में चली गई और रूबी और विक्रम भी अपने कमरे में चले गए। रात को सृष्टि की आंखें खुलीं तो उसे ऐसा लगा कि उसके पापा के कमरे में जैसे कोई बात कर रहा है। उसे हल्की फुल्की सी आवाज़ आई। उसने गेट खोला तो उसके गेट खोलते ही आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने अपने पापा के कमरे का दरवाज़ा हल्के से नॉक किया, लेकिन कोई नहीं बोला, तो वह कमरे में अपनी जगह पर आकर सो गई। अगली सुबह फिर से रूबी ने नाश्ते में बढ़िया सा कुछ खाने को बना दिया। छोटे छोटे बच्चों के लिए उसने सैंडविच वगैरह बनाई और बाकी सब के लिए भी हेल्दी नाश्ता बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा था और सचमुच रूबी बहुत अच्छी थी, या कहें कि अच्छी दिख रही थी। तो उसने सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वह कहने लगी कि दीदी, आप कहें तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी आप कितने सालों बाद थोड़ा टाइम निकाल कर आई हैं। चलिए कहीं घूमने चलते हैं। सृष्टि ने विनोद से पूछा कि विनोद, अगर आप कहें तो हम लोग कहीं घूमने के लिए चले चलते हैं, अगर आपको काम ना हो तो। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने काम की नहीं बल्कि पापा की टेंशन है। ऐसा लग रहा है कि हमें जो दिख रहा है सिर्फ वही सच नहीं है, कुछ और भी है जो हम देख नहीं पा रहे। तो सृष्टि अपने पति से बोली कि नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं कि भाभी और विक्रम दोनों कितना ध्यान रखते हैं पापा का, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। इसीलिए आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो पापा बता देते ना। इस पर विनोद बोला कि नहीं सृष्टि, तुम नहीं समझ रही हो। मैंने जो देखा है वह तुमने नहीं देखा। तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं महसूस हुआ? तब सृष्टि बोली कि नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस कल रात जब मैं सो रही थी तो पापा के कमरे से ऐसा लगा जैसे कुछ आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं दरवाज़ा खोलकर पापा के कमरे के सामने पहुंची तो मुझे लगा कि मैं उनकी नींद खराब ना कर दूं। इसीलिए मैंने उन्हें एक बार आवाज़ दी, लेकिन पापा नहीं बोले। तो इसीलिए मैंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर सो गई कि शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। बस इस बात को सुनकर विनोद ने कुछ सोचा, फिर वे लोग आपस में बातें करते करते ही सो गए। रात को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास फिर से सृष्टि की आंख खुल गई। सृष्टि को थोड़ी तेज आवाज़ आ रही थी। कल तो जब उसे आवाज़ आई तो रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अब 2 से 3 का समय रहा होगा। अब सृष्टि को एक दिन पहले भी क्योंकि आवाज़ सुनाई दी थी और अब फिर से उसे ऐसे आवाज़ आ रही थी, इसीलिए आज वह थोड़ा सा डर गई। तो उसने हिम्मत करके विनोद को जगाया और कहा कि विनोद देखिए ना,
पता नहीं बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ समझ तो नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात कर रहा हो। कल भी मुझे यहाँ से ऐसी ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था कि कोई बात कर रहा है, लेकिन जब मैं बाहर गई तो बाहर कुछ नहीं था। आप उठिए न ज़रा, बाहर जाकर देखते हैं कि क्या है। विनोद उठा तो उसे भी आवाज़ आ रही थी। विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि अपनी स्लीपर्स यहीं उतार दो और बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, यहाँ तक कि कोई भी बात कमरे के बाहर जाने के बाद मुझसे नहीं करोगी। कमरे से बाहर निकलने के बाद जब तक मैं ना कहूँ तुम्हारी आवाज़ ना आ जाए, मुझे बिल्कुल शांति से रहना। मैं देखता हूँ कि क्या है। विनोद नंगे पांव कमरे से बाहर निकला और कमरे को बहुत धीरे से खोला। जब वह अपने ससुर जी के कमरे के पास पहुंचा तो उसे उनके कमरे के अंदर से रूबी और विक्रम की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों थोड़ी ऊंची आवाज़ में राम प्रसाद जी से बात कर रहे थे। अब यह चीज़ अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या थी और वे लोग क्यों उन पर इतना चिल्ला रहे थे। अभी तक उन्हें शक नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि कोई जागा हुआ है, क्योंकि सृष्टि ने भी विनोद के कहने पर अपनी स्लीपर उतार दी थी और मुंह पर हाथ रखकर बहुत धीरे धीरे वे लोग आए थे, जिससे कि उनके आने की आहट भी ना हो। धीरे से गेट के बाहर खड़े होकर वे बातें सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन ढंग से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब विनोद को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी गेट के पास आते हुए, जब विक्रम और रूबी ने कहा कि आज तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस बात को भूलना मत, और अगर आपकी ज़ुबान से एक शब्द भी निकला तो अच्छा नहीं होगा। यह कहते कहते विक्रम और रूबी गेट की तरफ आ रहे थे कि तभी विनोद ने जब यह महसूस किया तो विनोद ने सृष्टि को इशारा किया। उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से अपने कमरे में छिप गया और अपने कमरे का दरवाज़ा उसने हल्का सा बंद कर लिया, जैसे लॉक लग रहा हो। लेकिन वह गेट के पीछे ही खड़ा हुआ था। विक्रम और रूबी जब उसके गेट के सामने से निकले तो विक्रम बोला, रूबी, गुस्से में इतना चिल्लाने लगती हो, अरे थोड़ा धीरे धीरे बात किया करो। अगर सृष्टि और विनोद ने कुछ सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझती ही नहीं हो। अब तो विनोद को पूरा पूरा शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और उसने अगले दिन के लिए कुछ प्लान किया, क्योंकि अब अगला दिन उनका इस फैमिली में आखिरी दिन था, क्योंकि वह अगले दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ से निकलने वाले थे। तो इसीलिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, कुछ है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम एक बार पापा से अकेले में बात करने की कोशिश करना और उनसे जानने की कोशिश करना कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई भी इंसान उन्हें किसी चीज़ के लिए डरा धमका रहा है क्या, उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर बना रहा है, तो वह हमें बता सकते हैं। उन्हें बता देना कि उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अगर कोई भी परेशानी है उन्हें, और अगर किसी भी परेशानी में वह हैं, तो हमें आराम से बता सकते हैं, बिना किसी झिझक के। तो तुम कल कोशिश करना सृष्टि कि तुम उनसे बात कर सको, ठीक है। अब सृष्टि को पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन विनोद ने कहा तो उसने हामी तो भर ही दी। लेकिन वह विनोद से पूछने लगी कि विनोद, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बात क्या है, मुझे साफ साफ तो बताइए। लेकिन विनोद ने कहा कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। पापा से बात करने की कोशिश करना, और हाँ, कल शाम को मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए होगा, और कल शाम को जब मैं पापा से मिलने जाऊँ तो उस वक्त भाभी और भैया दोनों को बिज़ी रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब विनोद अगले दिन इसी जुगाड़ में लगा रहा कि अकेले उसे अपने ससुर यानी राम प्रसाद जी से बात करने का समय मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। हर समय रूबी और विक्रम कहीं न कहीं से आते जाते रहते थे। वह लोग कहीं घूमने भी जाते तो हमेशा साथ में ही रहते, राम प्रसाद जी को अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर दोनों साथ में ना भी हों तो दोनों में से कोई एक तो हमेशा ही राम प्रसाद जी के साथ रहता था। अब वह सोचने लगे कि सच को सामने कैसे लाया जाए। इसके लिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि वह अपना काम करे, क्योंकि अब मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। तो सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब लोग बाहर सृष्टि को देखने के लिए आ गए। उससे पहले कुछ देर पहले सब लोग इधर उधर लगे हुए थे,
तो किसी ने विनोद पर ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ है। सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब दौड़कर बाहर गए उसे देखने के लिए। इसी बीच विनोद अपने ससुर जी के कमरे में जा पहुंचा और जाकर उनसे बात करने लगा। उसने उनसे पूछा कि पापा, मैं जानता हूँ यहाँ जो भी हो रहा है, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। तब राम प्रसाद जी अपने दामाद विनोद से कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है? सब कुछ ठीक है। मेरे बेटे और मेरे बहू तो इतने अच्छे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है, वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो विनोद ने कहा कि पापा, मैं तो भैया भाभी के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा, और फिर आप उनके बारे में सफाई क्यों दे रहे हैं? देखा पापा, यही होता है, जब हम किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हैं तो लगातार दिमाग में वही घूमता रहता है और हम अपने आप इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि भैया भाभी ने आपसे कुछ तो कहा है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे। आप किस बात से डर रहे हैं पापा? भैया भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि आप मुझे भी नहीं बता पा रहे? कि तभी दरवाजे से रूबी अंदर कमरे में आई और चौंकती हुई विनोद को देखने लगी, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं था कि अंदर उसे कौन मिलेगा। लेकिन फिर विनोद को देखकर वह कहने लगी कि विनोद जी, आप यहाँ कैसे? सृष्टि दीदी तो कह रही थी कि आप बाहर गए हैं। तो विनोद बोला कि हाँ, मुझे जाना था, लेकिन मैं पापा के पास आ गया। तब रूबी बोली कि आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ सृष्टि दीदी को इतनी चोट लग गई, वह दर्द से कराहे जा रही हैं। जब उसने सृष्टि की चोट के बारे में कहा तो विनोद को उठकर जाना ही पड़ा। कि तभी विनोद ने ऐसे नाटक किया जैसे वह किसी चीज़ से टकराकर गिर गया है और उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया है। विनोद ने फ़ोन उठाया और चलाया। फिर रूबी ने अपने ससुर से कुछ बात की और उसके बाद वह भी बाहर आ गई। आज फिर से रात को वही सब हुआ। 1-1:30 बजे के आसपास वे दोनों जागे और जाकर अपने पापा से कुछ बातें करके आए। फिर से आज चुपके चुपके विनोद और सृष्टि ने यह सब सुनने की कोशिश की और आज कुछ कुछ बातें तो विनोद सुन भी पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से बात समझ नहीं आई अभी उसके। तो इन दोनों ने फिर से छुपने का नाटक किया और जैसे ही विक्रम और रूबी वहां से चले गए तो कुछ समय रुकने के बाद विनोद भी अपने ससुर जी के कमरे में चला गया और उसने चुपके से जाकर अपने ससुर जी के बेड के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और उस फ़ोन को निकाल कर मुस्कुराने लगा। दरअसल जब रूबी अपने ससुर जी के कमरे में आई थी तब गिरने के बहाने विनोद ने अपने दोनों फ़ोन नीचे गिरा दिए थे, जिनमें से एक फ़ोन उसने बेड के नीचे छुपा दिया था और एक फ़ोन बाहर की तरफ ही था। जो फ़ोन बाहर की तरफ था उसे तो उसने रूबी के सामने उठा लिया, लेकिन जो फ़ोन अंदर था बेड के नीचे, वह उस फ़ोन को वहाँ छुपा कर ही आ गया और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके आया ताकि वह रूबी और विक्रम की सारी बातें सुन सके। उसके बाद वह उस फ़ोन को लेकर अपने कमरे में आया और उसने सृष्टि को इस बारे में बताया और वे दोनों बैठकर रिकॉर्डिंग सुनने लगे। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम और उसकी पत्नी दोनों ही रामप्रसाद जी को धमका रहे थे। वह बार बार उनसे कह रहे थे कि आपने सृष्टि और विनोद से कोई बात तो नहीं की। अगर आपने उन दोनों से कोई भी बात की तो सोच लेना कि हम आपका क्या करेंगे। आप उनसे हमारी बुराई अगर करेंगे तो वह तो हमें बस समझा कर चले जाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपको हमारे साथ ही रहना है। उसके बाद आपके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और वैसे भी अब तक हमें आपसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी अब वह हमें मिल चुकी है। इसीलिए आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम किसी भी कीमत पर आपको सुरक्षित छोड़ेंगे। अगर गुस्सा आया तो आपको ठिकाने लगाने से पहले ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि और विनोद अब इतने समय के लिए यहाँ आ गए हैं। अब यह 3-4 साल से पहले टाइम नहीं निकाल पाएंगे और ना ही आ पाएंगे। बस अब ये चले जाएंगे। इनके बाद आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, यह जानने का समय किसी के पास नहीं है। और इन लोगों के पास अपना खुद का इतना काम है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आपके जैसे बेकार नहीं है कोई भी, और ना ही आपके लिए किसी के पास समय है।
एक बार अगर हमारे दिमाग में आपको निपटाने का आया तो 2 रिश्तेदारों और दोस्तों को सिर्फ यही बताना पड़ेगा कि पापा की तबीयत खराब थी काफ़ी दिनों से और बीमारी के चलते हुए वे चल पड़े। आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और हाँ, मारने के और भी कई तरीके आते हैं हमें। आपका बीमा पहले ही हमने करवा रखा है, इस बात को भूलिएगा मत। जब यह सब बातें विनोद ने सुनी तो उसने अब आकर अपने ससुर से बात करने का निश्चय किया और वह सृष्टि को लेकर उनके पास जा पहुंचा कि यह लोग आपको चुप रखना चाहते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप कोई बात हमें मत बताइएगा। पर अब हम वही बात जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात है जो यह लोग आपसे छुपाने को कह रहे हैं। बताइए पापा। जब विनोद और सृष्टि ने बहुत जिद की तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की मौत के बाद यह दोनों अपने पिता को बहुत परेशान करने लगे थे। कई कई दिन तक भूखा रखने लगे थे। फिर एकदम बेटे के दिमाग में जाने क्या आया, उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखे। 7-8 दिन बाद बेटा उन्हें लेकर LIC के ऑफिस पहुंचा और अपने पापा का जीवन बीमा करवा दिया। और जब से जीवन बीमा करवाया तब से घर लाने के बाद ना उन्हें खाने को देता ना पीने को। उनकी सारी जमीन जायदाद भी विक्रम ने अपने नाम करवा ली थी और इसीलिए अब उसे उनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पिता जल्दी ही स्वर्ग सिधार सकें, इसीलिए रूबी और उसके पति ने उनको अपने पिता को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। वे लोग ना उन्हें समय से खाना पानी देते ना उनकी दवाइयों का ध्यान रखते। इसी के कारण अब इतने कमज़ोर हो गए थे वे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता को अंदर के खाली कमरे में कैद सा करके छोड़ दिया। उस कमरे में जितनी भी रंगीन चीज़ें थीं जिनकी वजह से माहौल खुशनुमा लगे, सब चीज़ें निकाल कर दीवारों को खाली फीके फीके से रंगों से पेंट करवा दिया। और अब उस कमरे में, अंधेरे कमरे में अकेले रामप्रकाश जी बैठे रहते थे और उनके बेटे और बहू को इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरह से यह ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे। और यही तो उन दोनों का प्लान था। उन्होंने उनसे इतना भी कहा कि माँ तो छोड़कर जा ही चुकी हैं, जैसे माँ के बारे में किसी को पता नहीं चला, आपके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। यह सब सुनकर रामप्रकाश जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उनके हाथ पैर इतने वीक थे कि उनके शरीर में जान ही नहीं थी, तो वह भला कैसे ही किसी से कुछ कह पाते। इसीलिए बेचारे चुपचाप बस उनकी बातें सुनते रहते थे और एक तरीके से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले कई महीनों से अपनी बेटी को इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कब उनकी मौत आ जाए, तो एक बार मरने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। जब यह सब बातें राम प्रसाद जी ने विनोद को बताईं तो विनोद और सृष्टि दोनों की आंखें नम हो गईं और अपनी यह दुख भरी दास्तां सुनाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और अब विनोद ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा। सुबह दिन निकलने से पहले पुलिस उनके घर आ पहुंची। विनोद को क्योंकि 10 बजे तक यहाँ से निकलना था, इसीलिए विनोद ने सुबह 6 बजे ही पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया, यानी कि अपने ससुराल में। जब पुलिस वाले आए तो विनोद ने पुलिस वालों को अपने साले और उसकी पत्नी की सारी करतूत के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से जीवन बीमा के पैसे लेने के लिए उनकी नालायक औलाद अपने पिता को समय से पहले ही मार देना चाहती है, जिसके लिए वह उन्हें भूख से ही मार देंगे। पैसों के लालच में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। जब पुलिस वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने भी रूबी और विक्रम पर कार्यवाही की, और क्योंकि विनोद के पास सारे सबूत भी थे तो विनोद ने दोनों को जेल में डलवा दिया। इधर जैसे ही उन दोनों को जेल जाने के बाद सृष्टि और विनोद वहां से जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि विक्रम और रूबी के बच्चे भी तो हैं घर पर, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। अब यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इसका हल उनके पास नहीं था। दोनों बहुत असमंजस में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए क्या नहीं। बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्योंकि माँ बाप से बेहतर बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। एक उपाय निकाला गया। उन्होंने सोचा कि पहले वह एक बार पुलिस स्टेशन में उन दोनों से मिलकर जाएंगी। यदि वे दोनों अपने पिता से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं तब आगे कुछ सोचा जाएगा, वरना तो उनके बच्चों की खातिर उन्हें माफ़ करके पापा को हम अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है। सृष्टि विनोद ने अपने ससुर को अपने साथ ले जाने का डिसीज़न ले लिया और इधर यह सब देखकर सृष्टि बहुत खुश थी। अब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे।
जैसे ही रामप्रसाद जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, वे दोनों आकर अंदर से उनके पास गिड़गिड़ाने लगे। पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जेल से बाहर निकाल दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और भी ऐसी अनेकों बातें कह रहे थे। तब मैंने अपने एक जानकार को कहकर एक दिन पहले ही अपने पेपर्स और ज़मीन जायदाद के पेपर्स रेडी करवा लिए थे विनोद ने। तब वह उन दोनों से कहने लगे कि हम तुम्हें इसी शर्त पर आज़ाद करेंगे कि फिर से यह सारी ज़मीन जायदाद और घर तुम पापा के नाम कर दो, और उनकी मौत के बाद ही यह घर तुम्हें मिलेगा। और हाँ, अब मैं पापा को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। जब तक पापा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक तो मैं उन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, वरना जेल में सड़ते रहो। अब रूबी और विक्रम के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्होंने वह घर अपने पिता के नाम कर दिया। तब सृष्टि और विनोद उन दोनों को आज़ाद करके रामप्रसाद जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने रूबी और विक्रम पर तरस नहीं खाया, बल्कि उनके बच्चों के बारे में सोचकर वे उन दोनों को आज़ाद करके गए, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चों का कोई नहीं होता। और यह बात रामप्रसाद जी बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए अपने पोते पोती को अनाथ नहीं करना चाहते थे। और फिर बच्चे चाहे जो भी करें, माँ बाप हमेशा बच्चों के बारे में सोचते ही हैं। आखिरकार अब वे आज़ाद हो गए और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ। लेकिन विनोद उन्हें वापस भेजना नहीं चाहता था अपने ससुर को। लेकिन रामप्रसाद जी ने कहा कि बेटा, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, तब तक उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा कैसे दूंगा। अब जितना उन्होंने मुझे परेशान किया है, मुझे उनसे उतनी सेवा भी तो करवानी है ना। मुझे जाने दो बेटा। जैसे तैसे करके रामप्रसाद जी ने विनोद को मनाया और अपने घर आ गए। बल्कि उन्हें लेने के लिए उनका बेटा विक्रम ही अपनी बहन के यहाँ पहुँचा, उन्हें लेकर घर वापस आ गया। आज उन्होंने अपने पिता के घर में ही उनका स्वागत किया और अपने किए कर्मों की माफ़ी भी मांगी। अब यह घर फिर से रामप्रसाद जी के नाम पर था और उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी। या तो वह सृष्टि और विनोद का डर था, या फिर इस ज़मीन जायदाद का लालच। चाहे जो भी था, अब विक्रम और रूबी बहुत ठीक तरीके से रह रहे थे। और विनोद ने अपने ससुर को कहा कि आपको अगर आधी रात में भी कोई परेशानी हो तो बस आप एक बार कॉल कर दीजिएगा पापा। विनोद ने अपने ससुर के हाथ में एक एप्लीकेशन लिखवा कर अपने पास रख ली थी, जिसमें लिखा था कि यदि मुझे कुछ हो जाता है या मेरी मौत आकस्मिक होती है तो उसके जिम्मेदार मेरे बेटा और बहू होंगे। विनोद ने सिग्नेचर करवा कर अपने पास रखा था और इसी के बलबूते पर वह हर छोटी छोटी बात पर विक्रम और रूबी को डरा धमका दिया करता था। जबकि विक्रम और रूबी अब सुधर चुके थे। चाहे जो भी हो, अब तो वह दोनों अपने पिता को बहुत अच्छे से रख रहे थे, और अब चाहे लालच में ही सही, लेकिन अपने बेटे को अपनी सेवा करता देख रामप्रसाद जी भी बहुत खुश थे और अब खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हो सकते थे। उससे पहले का जीवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहते थे और आज उनका यह सपना पूरा हो रहा था। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।